अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 33 स्टार्ट हो गया जी हमारा। हम कर तो रहे हैं टारगेट कॉस्टिंग, लेकिन भाई ने एक सवाल कर दिया, मैंने कहा चलो जवाब सबको ही दे दूं। टेस्ट टू के अंदर भाई ये फरमा रहे हैं कि मशीन की जो मेंटेनेंस है, इसके लिए आपने मशीन की कॉस्ट क्यों नहीं यूज़ की, मेंटेनेंस आवर्स क्यों यूज़ कर लिए, मेंटेनेंस के लिए आपने मशीन आवर्स क्यों यूज़ किए, आप कॉस्ट भी तो यूज़ कर सकते थे। तो बेस की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं, चेंज कर सकते हैं आप, मसला कोई नहीं है। यहाँ पे आते हैं जी, लिखा हुआ था मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मशीन आवर्स भी हो सकते हैं और मेंटेनेंस आवर्स भी हो सकते हैं और मशीन आवर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर कहीं पे मशीन की कॉस्ट की बात नहीं की गई। एफओएस के अंदर इंश्योरेंस के लिए था और मजबूरी में मेंटेनेंस के लिए हमने कहा था कि जाहिर है ठीक है, जो महंगी मशीन होगी, जाहिर सी बात है उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होगी, तो मजबूरी के दर्जे में अगर मेंटेनेंस आवर्स या मशीन आवर्स ना गिवन हो तो हम फिर उस तरफ जाया करते हैं। कोई बात नहीं, आप अगर मशीन आवर्स की बजाय कॉस्ट भी ले लेंगे तो तब भी चल जाएगा, बेस ही लेनी है ना कोई, तो अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया यही था, एबीसी कॉस्टिंग के अंदर असल में आपके कॉस्ट पूल्स के लिए मेंटेनेंस आवर्स ही बेस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए ना हो तो मशीन आवर्स हमने यहाँ पे लिख लिया था, यूज़ कर ले। तो ये चूँकि कॉस्ट पूल्स के हिसाब से चल रहे होते हैं एबीसी के अंदर, तो इसमें बेसिस यही है। लेकिन अगर आप कॉस्ट भी यूज़ कर जाते हैं तो कोई इतना पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, चल जाएगा काम, ठीक है। हाँ, बता देंगे ना बस उसको सामने कि ये मैंने मशीन की कॉस्ट यूज़ की है, तो कोई बात नहीं, वो भी यूज़ हो सकती है, खैर है। लेकिन यहाँ पे एबीसी कॉस्टिंग में तरतीब ये है, वो एफओएच के चैप्टर के लिए था, ठीक है। हाँ, दोनों में डिफरेंट है थोड़ा सा। अच्छा जी, टारगेट कॉस्टिंग पे हम थे और टारगेट कॉस्टिंग में मैंने आपको 8वां सवाल होमवर्क में दिया था, सही है। पढ़ें ज़रा जल्दी से इसको, कितने बच्चों ने किया इसको। मैं भूल गया, सोल्यूशन दे देता, जान छूट जाती। चलो आप क्विकली करते हैं इसको, हैं 15 से 20 मिनट में करना है इसको। फिर अगला सवाल करेंगे डेनमार्क, फिर उससे अगला बहुत मुश्किल सवाल है जो आपको होमवर्क में मिल जाएगा आज इंशाल्लाह। आपका वीकेंड पुर रौनक हो जाएगा। 10वां और 11वां सवाल आप वीकेंड पे फड़का के रख देंगे, देखी जाएगी क्या होगा। मैक्सिमम गलत होगा तो फिर मंडे को कर लेंगे सही। जो इनमें मुझे मुश्किल लगेगा वो मैं करवा दूंगा, जो आसान लगेगा उसका सोल्यूशन दे दूंगा, और फिर इंशाल्लाह हम रेलेवेंट कॉस्टिंग की बुनियाद मंडे को डाल देंगे। ओके, चलें जी सवाल करते हैं। रिक्वायरमेंट थी एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट निकालें। कंपोनेंट कोई बनाना है एनपी 19, ठीक है, और फिर कॉस्ट गैप अगर कोई है तो वो भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो चले शुरू करते हैं काम। सवाल को पढ़ना शुरू किया था, कुछ गंद भी पाया हुआ थे असी। ये पहले 2 पैराग्राफ में तो सिर्फ अंग्रेज़ी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि एनपी 19 को वो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स, वो लेकर असम्बल कर लेते हैं। बाहर लोगों से चीज़ें लेते हैं, उसको असम्बल करके इकट्ठा करके एक पार्ट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, एनपी 19, ठीक है ना। अगली तो पहले 2 पैरा में तो कहानी से कल पढ़ाई थी, ठीक है। आगे वो कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर करंटली एब्जॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन एन असेंबली और बेसिस। तो अभी एब्जॉर्ब किस पे कर रहे हैं हम, असेंबली और की बेसिस पर। पोलर कंपनी इज कंसिडरिंग टू यूज टारगेट कॉस्टिंग फॉर न्यू कंपोनेंट। कॉस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपोनेंट NP19 इज एज फॉलोज। तो बहुत सिंपल सा सवाल था इसके अंदर तो, ठीक है। आपने सेलिंग प्राइस लेनी है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट लेस करना है, कॉस्ट गैप पे टारगेट कॉस्ट निकालनी है, फिर करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालनी है और कॉस्ट गैप की तरफ जाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मोटा मोटा फॉर्मेट बना लेना चाहिए। चलो क्विकली ज़रा पढ़ लेते हैं। ये तो सारे पार्ट्स आ गए, ऐसे ही है, लेबर आ गई, ओवरहेड्स आ गए। ये सिर्फ लिखा हुआ है सेल के बारे में, सेलिंग प्राइस वगैरह के बारे में डेटा। तो पोलर कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि उसको NP19 को 56 रुपये से ऊपर नहीं बेचना अगर वो कंपेटिटिव रहना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये 56 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि एक्सेप्टेबल ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कंपोनेंट जो है वो कितना है, 25%। तो यहाँ से तो फटाफट आपकी टारगेट कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। तो टारगेट कॉस्ट निकालेंगे, एक्सपेक्टेड करंट कॉस्ट के अंदर ये 5-6 चीज़ें लेंगे
और कॉस्ट गैप निकल आएगा। सिंपल ट्रेडिशनल सवाल जो कि टारगेट कॉस्टिंग का हुआ करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इलस्ट्रेशन है, ये भी आई कैप का एग्जाम्पल है, आई कैप एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 जी। क्या चीज़, सेलिंग प्राइस, हाँ सही है, वो लिखना है, क्या नीचे लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, पोलर कंपनी की हेडिंग शेडिंग ना दे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, सेल प्राइस। तो सेलिंग, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। अच्छा यूँ कर लेते हैं, पार्ट ए में हम क्या निकाल रहे हैं, टारगेट कॉस्ट या कॉस्ट गैप। उन्होंने क्या बोला था, एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट, और कोई कॉस्ट गैप है तो वही बताएं। तो सबसे पहले टारगेट कॉस्ट निकालेंगे, यूँ कर लेते हैं नंबरिंग। सबसे पहले मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट निकलेगी तो फिर उसमें उसको कंपेयर करेंगे करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट से, कॉस्ट गैप निकल आएगा। अब टारगेट कॉस्ट कैसे निकला करती थी, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट है सवाल के अंदर गिवन कितनी, 56। ठीक है, उसके बाद लेस कर देंगे इसमें से टारगेट प्रॉफिट, और वो उसने क्या कहा है जी, 25%। नहीं, कोई तो बात लिखी हुई होगी, वो कह रहा है कि एंड एक्सेप्टेबल ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कंपोनेंट्स सोल्ड, तो ये सेल के ऊपर ही है, बाय कंपनी 25%। जो कंपोनेंट बेचना है उस पर प्रॉफिट कितना है, तो सेल के साथ ही जोड़ा हुआ है उसमें। क्या ख्याल है, आसानी वैसे भी कर लेनी चाहिए चुप हो तो। टारगेट प्रॉफिट जो है वो कितने परसेंट है जी, तो 56 का 25% लें, 14 आ गया, तो 42 आपकी क्या आ गई जी, टारगेट कॉस्ट, जिसको हम ए कहा करते हैं। ऐसा ही है। अगली चीज़ क्या चाहिए अब हमें, करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट। दूसरे स्टेप में निकालेंगे हम एक्सपेक्टेड करंट कॉस्ट। तो इसमें अब 1 बाय 1 हम देखते जाते हैं, चीज़ों को देते चले जाते हैं। ठीक है, कुछ बहुत सिंपल है, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल है। जैसे पार्ट 1922 बहुत इजी, कहता है ईच यूनिट ऑफ NP19 रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ पार्ट 1922, लेकिन वो कहता है दीज बॉट इन पार्ट्स, यानी ये जो खरीदते हैं हम पार्ट्स, आर परचेज इन बैचेज ऑफ 5000 यूनिट। हर दफ़ा एक शिपमेंट मंगवाते हैं, तो एक ट्रक में, एक ट्राले में, एक रिक्शे में, एक लोडर में, एक जो कंसाइनमेंट आती है, एक जो शिपमेंट आती है, उसके अंदर ये 5000 कंपोनेंट्स आते हैं 1922। ठीक है, 1922 पार्ट जो है ये 5000 से कम या ज़्यादा नहीं है, बल्कि इसको 5000 के बैचेज में मंगवाते हैं। ठीक है, अब परचेज कॉस्ट तो 5.3 ईच गिवन है, 5.3 ईच, लेकिन डिलीवरी कॉस्ट जो है वो टोटल में गिवन है। तो भाई क्या करें, 5.3 तो ऐसे ही लिख लेंगे, 2750 को डिवाइड कर देंगे 5000 से, ये करके दिखाया था, ये वाला ज़्यादा इजी लगा था हमें। तो अब यही हमने टैकल करना है, वहीं ब्रैकेट के अंदर ही अलग से वर्किंग क्या करनी, सिंपल सा तो है, कर लें अलग तो मसला कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है ना ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए जी, एक यूनिट पार्ट 1922 का, और हर एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 5.3 प्लस डिलीवरी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड करंट कॉस्ट में हमने सबसे पहले क्या लेना है जी, पार्ट 1922 की कॉस्ट। अब इधर देखें, पार्ट 1922 की कॉस्ट निकाल रहे हैं, कितने एक यूनिट ऑफ NP19 पर कितने यूनिट लगेंगे पार्ट 1922 के, एक बेटा, एक यूनिट लगेगा 1922 का, और हर एक यूनिट कितने का है, 5.3, तो उसकी परचेज प्राइस है 2750 को भी डिवाइड करो 5000 से। अब ये आपके कैलकुलेटर पे आंसर निकल आएगा। ठीक है ना, निकल आएगा ना, 5.3 प्लस, पहले इसको प्लस इसको कर लो डिवाइड, जो आंसर आता है उसको प्लस करो 5.3, ये आ गई टोटल कॉस्ट एक 1922 पार्ट की। और हमें कितना चाहिए एक NP8 पर कितने पार्ट चाहिए, एक 1922 चाहिए, तो बस इंटू 1 करो 5.85। मसला हो तो पूछ लीजिएगा, कल समझाया, अब आज तो फटाफट कर सकते हैं ना।
नेक्स्ट 1940 पार्ट भी लगता है, उसके बारे में कह रहा है कि ईच यूनिट, ये हर जगह पे ना उसने एक NP19 का बताया हुआ है। ईच यूनिट एक NP19 पर कंपोनेंट पार्ट 1940 के 20 सेंटीमीटर लगते हैं, ठीक है, जो कि 2.4 पर मीटर गिवन है। पहला मसला तो ये आ गया कि रिक्वायरमेंट सेंटीमीटर में है और रेट मीटर में है, तो कोई मसला नहीं है। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो इस 20 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 100 से, तो कल रिवाइज भी कराया था, बेसिक में पढ़ाया भी था, स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट से लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जाना हो तो उस स्मॉल जो फिगर जो गिवन हो, क्वांटिटी गिवन हो, उसको डिवाइड कर दें। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से, मिलीलीटर से लीटर में जाना है तो 1000 से। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट्स को आवर्स में करना है तो मिनट्स जो गिवन है उसको डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आवर्स में आ जाएगा। ये बेसिक्स में सिखाया था ना, तो यहाँ पे दोबारा रिवाइज किया, फिर जब कभी आएगा दोबारा ये लिख लिया करेंगे ताकि ये बार बार चीज़ें फिर पक्की होती जाएं। बेसिक्स में किया ज़रूर था वो काम, दोबारा जब भी आता है तो मैं रिवाइज भी करवाता हूँ, लेकिन पक्का होगा जितना वो काम, तभी मैथमेटिक्स ही है और CMA के अंदर मैथमेटिक्स काफ़ी है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, 5वीं 6वीं वाली मैथमेटिक्स है, ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये साथ साथ रिवाइज करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें 20 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है 100 से, ये 0.2 मीटर बनेगा, ऐसे ही है। अब 0.2 मीटर तो लगना है, लेकिन वो आउटपुट पे होना है। एक नई मुसीबत क्या आ गई, एक्सपेक्टेड है कि देयर विल बी सम वेस्टेज ड्यू टू कटिंग एंड दैट 5% ऑफ परचेज्ड पार्ट, ये यानी 5% ऑफ इनपुट, 5% ऑफ इनपुट, कहाँ लिखूँ इनपुट, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। ये इनपुट का 5% लॉस हो जाता है, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। ज़ुबानी कलामी करेंगे छोटी सी वर्किंग साइड पे करके, जैसे जुगाड़ लगाया था, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये मैंने क्या लिखा था, एक 1922 लगता है NP19 के एक यूनिट पर, एक 1922 लगता है और उसकी कॉस्ट ये है। ऐसे ही अगला पार्ट 1940 है, तो एक NP19 पे 1940 कितना लगता है, 20 सेंटीमीटर ओवर 100 यानी कि 0.2 मीटर। लेकिन 0.2 मीटर तो लगा होता है ईच यूनिट ऑफ NP19 पर, जो कि कंप्लीट यूनिट होता है, लेकिन उसमें 5% इनपुट का लॉस हो जाता है, तो हमें कपड़ा कटिंग शेटिंग में जाया हो जाता है, तो हमें कपड़ा कुछ ज्यादा डालना पड़ेगा। वो जो ज्यादा कपड़ा होगा उसको फिर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो NP19 की कॉस्ट आएगी। अब स्टेप बाय स्टेप चलना है। पार्ट क्या है, पार्ट का नाम क्या है जी, 1940 की कॉस्ट जो है उसके लिए इधर देखें, 20 सेंटीमीटर है, डिवाइड करो 100 से, आएगा 0.2 मीटर। इसको अब एक मिनट जल्दी से, जरा इतनी जल्दी भी नहीं करनी, जल्दी जरूर करनी है लेकिन इतना काम तो कर सकते हैं, छोटी सी वर्किंग अपने पास ऐसे ही पेपर पे ऐसे ही करेंगे, साइड पे वर्किंग लिख देना, कहीं रेफर तो करनी नहीं है, अपने लिए लिख लेना वर्किंग डाल के, ठीक है ना। तो क्या लेते थे जी, आउटपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू इनपुट, ये लिख लिया करो, कोई मसला नहीं। ईच NP19 यानी ईच कंप्लीट यूनिट रिक्वायर्स 0.2 मीटर और 5% किसका इनपुट का लॉस होता है। इनपुट उसने बताया नहीं, तो इनपुट क्या है, x, और ये 0.05x, इतना सा लिख लेना, फिर गलती के चांसेस नहीं रहते। अब इस पे टाइम को नहीं लगता इतना, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, इतनी सी क्या वो अंग्रेजी तो नहीं लिख रहे, इतना तो लिखा जा सकता है ना, ठीक है। अब वो वाला काम करें जो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कोई 10-12 दफ़ा जब ये काम हो जाएगा सवालों के अंदर तो फिर आप इस काबिल होंगे कि डायरेक्ट करें, लेकिन मैं फिर भी यही कर रहा हुआ करूंगा ताकि पर्चे तक जाते जाते आपको ये याद रहे, ठीक है। ये 0.05x है, प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये 1x है, 1x में से 0.05x माइनस करें तो 0.95x आ गया। अब x को इधर ही छोड़े, आउटपुट इनपुट निकालना है ना, तो डिवाइड किससे करेंगे, 0.9। अब ये यहां पे सोच लिया, यहां पे डायरेक्ट करें, डिवाइडेड बाय 0.95। अब जो भी आंसर आएगा वो आपकी टोटल क्वांटिटी है जो आपने इनपुट करनी है, जो बाजार से खरीद लानी है एक NP19 के लिए, उसका आंसर लिखने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत है, लिखना है लिख दें, रहने दें। तो इसको मल्टीप्लाई करो 2.44 बस,
ठीक है, ₹2.4 मैं लिख देता हूँ ₹2.4। ओके डन। अब ये देखो सेंटीमीटर को मीटर में किया, 0.2 मीटर आउटपुट में होने चाहिए, 0.2 मीटर, लेकिन कुछ लॉस हो जाता है तो ज्यादा इनपुट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा वैसे बताओ जरा, इसका आंसर क्या आता है? वैसे 0.2105, थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये 0.2105 मीटर एक NP19 पे लगते हैं और 1 मीटर का रेट क्या है? 2.4। असल में कहानी ये ऐसे चली, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, लेकिन ऊपर वाला डायरेक्ट लिखा करें। ओके, तो ये आंसर आप यहां लिख सकते थे लिखना चाहें तो, पर मेरा दिल नहीं कर रहा। लिखना है या नहीं? समझ आ रहा है? जिसको ना समझ आया करें ना, साथ वालों की यस सर वो के समझ आ गया से परेशान ना हुआ करें। आपको नहीं समझ आ रहा तो नहीं समझ आ रहा, आप पूछे, कहें तो एक स्टेप लिखूं, रहने दो, ठीक है जी बोले। 0.505.1 करना है तो कर ले इसको यार, इसको कर ले, नहीं करना ठीक है, कर ले आंसर को कर लिया करे राउंड, लेकिन 2 डेसिमल से नीचे तो बिल्कुल नहीं आना, काफी है ये, ठीक है। अच्छा चलें आगे भाई, मसला है, समझ आई है? 0.2 मीटर एक NP19 पर लगे होते हैं जो कंप्लीट होता है, लेकिन कुछ लॉस होता है तो हमें 0.21 पता नहीं कितना 0.2105 मीटर इनपुट करना पड़ेगा, तब 0.2 मीटर आउटपुट में निकलेगा। कुछ कटिंग शटिंग कतरने से तरने निकल जाती हैं। तो अब 0.2105 मीटर हमने बाजार से खरीदना है एक NP19 के लिए, तो कितने का 1 मीटर है? 2.4 का, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी एक NP19 पर कितना कपड़ा लगता है। कपड़ा कह दिया मैंने, ठीक है, सही है। चलें आगे। अदर पार्ट्स, आसान चीजें भी हैं। अदर पार्ट्स फॉर कंपोनेंट NP19 विल ऑल्सो बी बॉट इन एंड विल कॉस्ट 7.2 पर यूनिट ऑफ द कंपोनेंट। हाँ जी, ये तो बहुत सिंपल हो गया। एक NP19 पर जो अदर पार्ट्स लगते हैं उनकी कॉस्ट कितनी है? 7.2। बस 7.2 सीधा सीधा लिख दें। अदर कंपोनेंट्स, कोई वर्किंग नहीं करनी, आसान नंबर भी पड़े हुए हैं। अदर पार्ट्स कितना जी? 7.20, ठीक है। कितना आसान टॉपिक है ना ये। अब इससे अगले इससे भी आसान आ जाएंगे। किधर जाएं हम? आसान से आसान डिसीजन मेकिंग शुरू हो रही है, सबसे आसान वही है, यकीन करो, सबसे आसान, सबसे मजा ज्यादा बच्चों को उसी को पढ़ने में आता है। फिर उससे आगे जाएंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग आएगा, वो तो इतना आसान है कि आप कहेंगे पहले तो हम क्या करते रहे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा सा फॉर्मूला याद करने में मुश्किल होगी, लेकिन फिर वो तो सबसे आसान लगेगा आपको। फिर छोटे मोटे तो वैसे ही आसान होते हैं। तो CA में इसका मतलब सबसे आसान पेपर आपका ही है। इंशाल्लाह सबसे आसानी से ये पास होगा। रिजल्ट भी अच्छा आता है, 40% प्लस, 40% के आसपास, 40-45 तक चला जाता है। मजे, पास होने वाला पेपर मिल गया आपको। नेक्स्ट, असम्बल लेबर, जो असेंबली वाली लेबर है, असम्बल करती है चीज़ों को जिससे NP19 बनाते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट ईच यूनिट ऑफ कंपोनेंट NP19 विल टेक 25 मिनट्स। इसको हम कर लेंगे डिवाइड बाय 60, आवर्स बन जाएंगे। टू assembly labor which is in short supply is paid 24 पर आवर. It is estimated that 10% of labor time will be idle. ये तो वेस्टेज टाइम है, लेकिन नॉर्मल वेस्टेज है। तो असेंबली लेबर कॉस्ट, चलो असेंबली लेबर, मैंने सिर्फ लेबर लिखने लगा था, असेंबली लेबर कॉस्ट जी बच्चों, कितने मिनट्स? 25 मिनट्स। इसको पहले आवर्स में करना है तो डिवाइड कर दो 60 से। ये अब बन गया 0.416 ये मिनट्स बन गए या आवर्स बन गए? आवर्स। लेकिन ये आवर्स तो एक कंप्लीट यूनिट पर पड़े होते हैं। वो क्या कह रहे हैं? 10% टाइम क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो अगर 10% टाइम इसी के नीचे लिख लें वेस्ट होता है, तो इसका मतलब इनपुट आउटपुट पे कितना पड़ा हुआ है? 0.417। कितने परसेंट किसने आइडल है और किसका? इनपुट का
तो ये x ले लिया और ये 0.10x। अब ये 0.1 माइनस में पड़ा है 1x और ये 0.1x, तो ये प्लस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 0.1 कितना बन गया 0.9 और x को वहीं छोड़ दो 0.9 इधर आके डिवाइड हो गया। ये सारी बातें करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आके 0.9 करेंगे तो ये कुछ टाइम और बढ़ जाएगा। कितना बनता है वैसे बाय द वे, लेकिन हम इनको पर आर कितना देते हैं, आंसर बताओ 11.11। सुभान अल्लाह। 11 नवंबर मेरे आर्टिकल्स की स्टार्टिंग डेट थी 1 नवंबर 11, मुझे आज भी याद है। देखो ये आया सामने, तो क्या बना 11111, चेक करो नवंबर 11 होता है, 2011 था और 1 तारीख से उन्होंने मेरे आर्टिकल स्टार्ट किए थे, रजिस्टर जब हुए थे। ये मैं क्यों बताऊं, जितनी बात बताई जाए वो सुन लिया करो, शौक है ना हो जाएगा फिर आगे ये क्या था वो क्या था ऐसा क्या था वैसा क्या था जी। तो इनको देखकर मुझे याद आ गया, इन भाई साहब को देख के। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एनालिसिस ऑफ रीसेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। शो द फॉलोइंग कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टोटल असेंबली आवर्स वर्कड। हाय अल्लाह बेसिक्स, हाय अल्लाह बेसिक्स। ये तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, हमें तो पर यूनिट चाहिए, फिक्स्ड और वेरिएबल अलग चाहिए। क्या ख्याल है, टोटल से तो काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो अब क्या करें, हाई लो याद है आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे नहीं याद असल में ना, मैं जो भूल जाता हूँ ना, ये भूलने की जो मुझे आदत है ना, ये बस क्या करूँ अब, क्या करूँ अब इसका, कभी भूल जाता हूँ। डर नहीं है पेपर देना, ठीक है भाई। यहां कहीं पे स्टेप्स लिखे थे मैंने ना, ये स्टेप 1 बाइफर्केशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन यूजिंग हाई लो मेथड। इसमें आपको कहा था अगर 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स के ऊपर, फिर मैंने एंड में ये बात भी की थी लेवल सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं हो सकते, ये लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी। याद होगा आपको 1-2 सवाल भी किए थे, आज वो मसला आ गया ना। तो बेसिक्स में पढ़ी हुई चीजें एंड तक चलेंगी, बार बार आएंगी, टेंशन ना लें। वो दिन कीमती थे, आपको उस वक्त नहीं पता था, अब आपको रोज इस चीज का एहसास होता है। काश वहां सही से पढ़ लेते, है ना, पढ़ लिया था तो भाई क्यों सो रहे हैं फिर। बेसिक्स में क्लासेस ली थी आपने, हाँ आपने क्लासेस वाले सो आप ही रहे थे, बेसिक्स वाली क्लासेस ली हुई हैं आपने, तो आपको क्या पता फिर है। अच्छा अच्छा, तो क्लासेस लेक्चर्स ही होते हैं, लेक्चर्स लेने हैं अभी। अगर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स के ऊपर कॉस्ट गिवन हो तो हाई लो मेथड यूज करके उसमें हम फिक्स्ड और वेरिएबल बाइफरकेट कर सकते हैं। क्या था स्टेप 1, स्टेप 1 था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। कैसे, कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल डिवाइड बाय एक्टिविटी हाईएस्ट लेवल वाली। यूनिट्स हैं तो यूनिट्स ले लो, आर्स हैं तो आर्स ले लो। अगर यूनिट से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट आएगी, आर से डिवाइड करोगे तो पर आर आएगी ये कॉस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल माइनस लोएस्ट एक्टिविटी लेवल माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। याद है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मैं भूल गया था ना, भूलने की आदतें यू नो। अब ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आई तो फिर एक हमारे पास होता था टोटल कॉस्ट का फंक्शन, टोटल कॉस्ट का फंक्शन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें y क्या है टोटल कॉस्ट, a क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट और b क्या है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और x इज द एक्टिविटी लेवल। तो इस इक्वेशन को यूज करते थे, जिन 2 लेवल्स को आपने वेरिएबल कॉस्ट के लिए यूज किया है ना, हाईएस्ट या लोएस्ट, किसी एक लेवल के ऊपर ये वाला अप्लाई करते थे और हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती थी, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाती थी। ऐसा ही है, ये कुछ याद आया, ये थोड़े से सवाल नहीं किए थे हमने, ये पहला सवाल ये था, फिर ये तो ऐसे बीच में आया था, थोड़ा टेस्टर था। लेकिन उसके बाद यहाँ से जो काम शुरू हुआ, 14 किया था, 15 किया था, ये होमवर्क लिखा हुआ, फिर मैंने भी करवाए थे, याद होगा आपको। 16 किया था, 17 किया था, 18 किया था, 19 भी कर दिया था। ये सबसे हैवी सवाल यही था, जिसमें ना वो चेंजेस भी आ रही थी, जो मैंने कहा था CMA में
अभी जब से सिलेबस चेंज हुआ है पिछली 7-8 टाइम से ये वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन हमने एहतियातन कर लिया था। पहले वेले को पता लगता है कॉन्सेप्ट तो है ना हाई लो के अंदर, लेकिन ये सारे सवाल हमने किए थे हाई लो के। अगर नहीं याद तो जाके ये सवाल करें, मेरा मसला तो नहीं है ना, वैसे मसला है मेरा, लेकिन आपको याद होना चाहिए था। चले हाँ जी, अब ये देखें जी, दो ही लेवल्स गिवन है, ये हाईएस्ट है ये लोएस्ट है, पर आर्स में गिवन है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकली थी ना, क्योंकि यूनिट से डिवाइड किया था। तो अगर आप आर से डिवाइड करेंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर आर आ जाएगी। मशीन आर है तो मशीन आर पर मशीन आर, लेबर आर है तो पर लेबर आर। को मसला, अकेले उदास हो रहे दोस्त के लिए है, तो मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, मेरे दोस्त बन जाओ। अच्छा जी, अब ये हाईएस्ट लेवल लोएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल पे कॉस्ट लोएस्ट लेवल पे कॉस्ट, इन दोनों को डिफरेंस लेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी। और बोलो फिर जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आएगी उसको या इसमें पुट करके आप टोटल फिक्स कॉस्ट भी निकालोगे। पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या बनेगा। लेकिन चलो, लेकिन बाद में, पहले क्या करें, वर्किंग वन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी हाई लो यूज करके, होगा। बोलो फिर, कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल, कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल, तो 9,000 में करना है। फुल फिगर लिख लूं, ये ना बाद में समझ ना आए। 948,000 माइनस 912,000, ये कॉस्ट आ गई। अब हाईएस्ट लेवल एक्टिविटी का क्या था, आर्स है तो आर्स लिख दो, यूनिट्स है तो यूनिट्स लिख दो, एक्टिविटी लेवल तो किसी भी तरह, माइल्स है तो माइल्स लिख दो। ओके जी, कितने आर्स, 22,000 आर्स है, 18,000 आर्स है। अच्छा, अब मैं कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकाल के मुझे बताओ। ₹9 पर केड़ा आर, असेंबली आर, लेबर आर ही हुआ ना फिर, सही है। उन्होंने क्या कहा था, असेंबली लेबर है सवाल में, तो पर लेबर आर आ गया, पर आर भी लिख ले, खैर है। डन, सही है। चलें आगे। अब इस 9 को यूज करो, किसी एक लेवल में डाल दो। किसमें, हाईएस्ट में करते थे मुझे याद है, ठीक है कोई बात, अब लोएस्ट में करें तब भी आंसर तो वही आना। लेकिन इधर देखें जी, वाई क्या होता है जी, टोटल कॉस्ट। मैं यूं लिख देता हूं, टोटल कॉस्ट वाई इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये मैं जरा दोबारा लिख देता हूं ताकि याद आ जाए, वेरिएबल कॉस्ट। इसको फिर मजीद हम ब्रेक करते थे, इस वाले को, इसको ब्रेक करके क्या लिखते थे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्टिविटी लेवल, जो यहां पे आर्स है, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो स्टेप 1 में निकली हुई है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू एक्टिविटी लेवल असेंबली आवर्स इनटू टोटल लेबर आवर्स कर लें, ठीक है। ये मैंने अब तोड़ लिया इसको, ये वही है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। याद है या लिखूं ऊपर, ये भी किस किस को याद नहीं आ रहा ये, तो तुम तो हाथ ना खड़े हो, याद उनको आता है जिन्होंने पढ़ा हो। तुम्हारे तो भी लेक्चर्स पेंडिंग है, पता नहीं सारा सेशन ही पेंडिंग रहेंगे। कितने दिन में पूरे कर रहे हो लेक्चर्स तुम, ये हाँ 1 हफ्ते में। तो ये पहले 6 लेक्चर्स में इसने आ जाना था, तो अभी तक तुमने शुरू नहीं किया, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, 7 वाले कह रहे हैं। चलें जी, ले बेटा जी, एसी को क्या करना है, एसी को 26 पे करा रहे हैं जी, 7 पे तो फिर हीटर बन जाएगा जी। 948,000 ले लो, और यहाँ पे 20,000 घंटे हैं, तो 948,000, और हमें चाहिए क्या, यही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए हमें, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹9, और आवर्स हैं 22,000 लेबर आवर्स हैं। अब इसको सॉल्व करें, इसका आंसर निकालें, इससे माइनस करें, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी आ जाएगी 7। अब ये 750,000 जो है, ये पूरे साल की फिक्स कॉस्ट आ गई।
पर मंथ किसने बोला? पर मंथ, शाबाश बेटा, पर मंथ है। होश के नेल्स लो। मंथली डाटा, मंथली 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 मंथली, एवरीथिंग इज मंथली, तो फिक्स कॉस्ट भी मंथली है। लेकिन मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट। अब कहीं पे यूनिट्स लिखे हुए कितने बनाने का सोचा है इन्होंने? नहीं, हमें आर्स चाहिए होंगे। कहाँ दी हुई है नॉर्मल? पोलर कंपनी ब्ला 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 एंड ब्ला फिक्स। हाँ, ये मिल गया। ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट पर असेंबली आर। ओके, असेंबली आर ये पर मंथ फिक्स कॉस्ट है। इनटू 12 करेंगे तो पर ईयर आएगी, ठीक है, और डिवाइड बाय जितने आवर्स एंड नॉर्मल एक्टिविटी लेवल इन अ नॉर्मल ईयर पोलर कंपनी वर्क्स 250 असेंबली आवर्स। कोई चाहे तो इस 250 को डिवाइड बाय 12 करके पर मंथ निकाल के 750 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है। पर मेरा दिल ये कर रहा है कि उसने चूंकि नॉर्मल ईयर की कैपेसिटी दी है तो हम फिक्स कॉस्ट को भी ईयर पे ले जाते हैं। बाकी जैसे आप करें आंसर दोनों तरह से सेम आएगा। 750 को ये 250 को डिवाइड करो 12 से, 2.5 लाख को डिवाइड करो 12 से, हैं भाई? आप क्या करें, आप 7.5 लाख को 20,833 से डिवाइड करें, तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, जो भी आएगी 36 भाई कह रहे हैं आएगी। और आप अगर 7.5 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करके पूरे साल की फिक्स कॉस्ट निकालें और उसको डिवाइड करें 2.5 लाख आर से, तो भी यही 36 ही आएगा जो भाई ने बोला, ठीक है? तो क्या बेहतर लग रहा है? मुझे तो ये बेहतर लग रहा है 7.5 को कर लें 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं चाहिए। मुझे ये तो पर यूनिट मिल गई, यहां लिख दूंगा। मुझे फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट ही चाहिए। तो यहां पे देखें, फिक्स कॉस्ट मुझे पर यूनिट चाहिए। बल्कि वो कह रहा था कि पर फिक्स ओवरहेड्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं ऑन द रेट ऑफ असेंबली आवर्स बेस्ड, ठीक है? तो ठीक है, पर लेबर आर निकालो, कोई मसला नहीं। फिक्स कॉस्ट पर लेबर आर निकालनी है तो ये जो 7.5 लाख निकला है ये क्या है? पर मंथ। तो इसको पर ईयर कर लो, या इसको पर मंथ छोड़ना है तो फिर आवर्स को पर मंथ कर लो, आपकी मर्जी है, मुझे ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है? तो 7.5 लाख पर मंथ जो है इसको मल्टीप्लाई करो 12 मंथ्स से, तो ये पूरे साल का एक्सपेंस आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट पूरे साल की आ जाएगी। अब इसको एनुअल जो कैपेसिटी दी है आवर्स की उससे डिवाइड कर दो, 250,000 लेबर आवर्स। तो क्या आंसर आता है जी? ₹36 पर लेबर आवर। वेरिएबल कॉस्ट पर लेबर आवर, फिक्स कॉस्ट पर लेबर आवर, कोई मसला? अगली बात, लेबर आवर्स कितने हैं? ये 25 डिवाइड बाय 60 करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 0.9 से, है ना? ये करेंगे? ये नहीं करना, रूल बताया था। रूल तो रूल होता है, हमेशा वही रहता है। FOH ओवरहेड्स सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स के होंगे, आइडल टाइम पे इनकर नहीं हो रहे होते। इसका मतलब ये वाला काम आपने नहीं करना, ये वाला काम नहीं करना, सिर्फ ये काम करके उसको मल्टीप्लाई कर देना वेरिएबल के साथ भी और फिक्स के साथ भी, ठीक है? ऐसी मेरा दिल कर रहा है, चलो रहने दो, मैं 25/60 करके ये लिखूं, फिर इसको करके अगला भी आंसर लिखूं, ताकि आप कहूँ देखो हमने इस पे लगाया अगले पे नहीं लगाया। इसे करने की जरूरत है, वैसे चलेगा काम। तो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है, इधर देखो जी, 25 मिनट्स लेबर आवर के लगते हैं, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? अब इसको डिवाइड बाय 0.9 नहीं करना, बल्कि इसी को आप ₹9 पर लेबर आवर से मल्टीप्लाई करो। वर्किंग नंबर 1 से ये आपने निकाला है, कोई मसला? बोलो आंसर। 3.75। ऐसे ही फिक्स्ड FOH की कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट, ये भी पर यूनिट हमें चाहिए, लेकिन उसने आवर्स में दिया हुआ है डेटा, डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया 0.417 आवर्स। क्या इसको डिवाइड बाय 0.9 करें? क्या लेबर टाइम का लॉस इसमें ले? नहीं। FOH तो प्रोडक्टिव आवर्स के ही होते हैं जो आउटपुट पर लगे हुए हैं। जब वेली बैठी है लेबर तो हम अज्यूम किया करते हैं हमेशा ही कि इसमें FOH इनकर नहीं होंगे। तो इनटू ₹36 पर लेबर आ रही है, तो ये वर्किंग नंबर 1 से ही आया 15 एग्जैक्ट।
चलो कुछ रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया हैं जी? 15.00 एग्जैक्ट आ गया, कमाल नहीं हो गया? 01 लिखवाना था ना, फिर अच्छी बात है, चलो आपने नहीं लिखाया तो चले खैर जी। हैं तो 15.01 है तो कर लो यार, फर्क क्या पड़ा? अभी दो बच्चों ने कहा 01, राउंड कर दे ना। एक मिनट, इसका आंसर क्या आया? 15.0। अच्छा इसमें कोई मसला है नहीं, आप लोगों ने कहा था 01। अच्छा सुने, वो ये फर्क होगा ना, कुछ बच्चे जो है वो मैं बताता हूँ, चुप करें ज़रा। कुछ बच्चे इस 0.417 को लिख रहे होंगे और कुछ जो कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा होगा उसी को लिख रहे होंगे। तो जो कैलकुलेटर वाले आंसर को लिख रहे होंगे उनका 15.01 आ गया होगा, उनका 15 आता है कैलकुलेटर वालों का, क्योंकि आपने यहां पर लिखा हुआ है 0.417, तो ये ज़्यादा बेहतर है, फिर कैलकुलेटर साथ थोड़ी जाना है। वैसे एक छोटी सी बात कही, ठीक है, बाकी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। कॉस्ट बताएं, ये बात समझ आई मैंने क्या कहा है? कुछ बच्चे करते हैं, सुने 25/60, अब कैलकुलेटर पे एक लंबा सा आ रहा होता है पॉइंट इतने 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 इतने, उसी को मल्टीप्लाई बाय 36 किया तो उनका आंसर आ रहा है 15 पूरा। लेकिन आपने तो अगर लिखा भी तो यही लिखेंगे 0.417, ये किसी ने 0.42 किया हुआ अगर राउंड करके, तो उसी को फिर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपकी किताब के ऊपर, आपके पेपर के ऊपर सवाल के सोल्यूशन में तो ये लिखा हुआ। वैसे इतना फर्क पड़ता नहीं है, चलेगा, लेकिन उसूली बात तो उसूली है ना, ये सही है। फिर जिन्होंने बोला उन्होंने सही बोला जी। तो कम होना गलती नहीं होती, कभी भी याद रखना। 2-3 थे तो क्या हुआ, सारे उस तरफ थे तो क्या हुआ, सही कर लिया ना जी। बोलो 43.4, 43.43। चलो अब ये क्या है, आपकी करंट कॉस्ट रिक्वायर्ड थी, ये भी रिक्वायर्ड थी। वैसे इसको हम अपने लिए बी कह देते हैं, लेकिन ये क्या आया हमारे पास, एक्सपेक्टेड करंट कॉस्ट आ गई है जी, और ये हमारी रिक्वायरमेंट भी थी, बस ठीक है, ऐसे ऊपर लिखा हुआ, रिक्वायरमेंट 2 हो गई। नेक्स्ट इज, साथ ही उसने कहा था, अच्छा ये रिक्वायरमेंट 2 कोई नहीं है, ये स्टेप 2 है मेरा। उसका उसने कहा था कोई कॉस्ट गैप है तो वो निकाल दो। ने कहा जी बिल्कुल कॉस्ट गैप नजर आ रहा है, ये देखें। तो भाई ने कहा था बी ए, तो बी माइनस ए करें, बी माइनस ए करें, ये तो गैप है, तो यह आ गया हमारे पास टारगेट कॉस्ट का गैप। तो स्टेप 3 में हमने निकाला जाकर टारगेट कॉस्ट का गैप। ऐसा होता तो नहीं था, ये आज क्यों बंद हुआ? इधर ले आओ भाई, बत्तियां बाल लो अपने अपने मोबाइल। वैसे वो मोबाइल में मुझे यूं लगेगा सितारे, वैसे तो आप सितारे ही हैं मेरे सारे, लेकिन यूं लगेगा कि निकले हुए हैं इस वक्त सितारे सारे, जगमग कर रहे हैं। अब ये जुगनू है मेरे, कुछ जहाज भी हैं, ये जैसे अब जो बोला था एरोप्लेन्स, यू नो, मतलब बिजली, हालांकि सब नजर भी आ रहे हैं वैसे तो, लेकिन बिजली जाते ही घर वालों ने ऐसे बना सवार के, कपड़े छपड़े पहना के, नहा धुला के, अच्छा खासा बंदा बना के भेजा होता है। वहां से बिजली जाती है, अंधेरा होता है, तो कोई बिल्ली बन रहा है, कोई असलियत में नहीं ऐसे करते ना, ठीक है। नहीं लेकिन अच्छे बच्चे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा सिवाय एक डोंट वाले भाई के। अच्छा जी, क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 9। जरा इधर देखें जी, ये एंड पे आंसर नहीं निकला था अभी, और बच्चों को जो है वो नजर आना बंद हो गया था। तो ये जनाब रिक्वायरमेंट है, बाकी बी और सी भी हैं, वो इंशाल्लाह बी सी डी पता नहीं कौन कौन सी हैं, वो कर लेंगे। जी अगला सवाल ट्राई किया हो किसी ने? किसने किया? हो गया? कैसे पता लगा कि हो गया? नहीं सोल्यूशन तो होगा नहीं। अच्छा हाँ, रीसेंट सवाल है ना, सोल्यूशन तो कहीं ना कहीं से मिल ही गया होगा, आई कैप की किताब से, आई कैप की वेबसाइट से, किसी और किताब से।
किस किस ने सोल्यूशन देखा कहीं ना कहीं से कोशिश करके? करने के बाद देखा, अच्छी बात है। अब कर भी लेते हैं दोबारा। भाई आप पार्ट 2 स्टार्ट कर लें, नया सवाल नया पार्ट।